लिप्योर का नमस्कार जी। मैं इस वीडियो में आप तक ये देख पाएंगे कि लॉटियार हॉट मॉडल और लॉटियार मॉडल जो कि IoT बेस्ड हैं, इनके फंक्शन, डिसमेंटल और वर्किंग प्रोसेस कैसे हैं, ये आपको जानकारी मिलेगी। लॉटियार हॉट का डेमोन्स्ट्रेशन शिव सर देंगे। लॉटियार का डेमोन्स्ट्रेशन मैं दे रहा हूँ और थर्ड वीडियो आपका एनिमेटेड होगा, जिसमें कि वर्किंग प्रोसेस फ़िल्टर का कैसे होता है, आरओ मेम्ब्रेन कैसे काम करता है, यूवी कैसे काम करता है और जितने भी फ़िल्टर्स लगे हुए होते हैं उसके प्रोसेस क्या हैं, कैसे काम करते हैं, एनिमेटेड तौर पे आप देख सकते हैं। ये अपना न्यू मॉडल लोटियार मॉडल है। लोटियार मॉडल में हम इसके इंडिकेशन के बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हमारा जो मशीन के सामने खड़े होंगे तो राइट साइड का जो ऊपर का पहला इंडिकेशन है, ये इंडिकेशन आपका प्यूरिफिकेशन इंडिकेशन है। दूसरा जो है हमारा टैंक का स्टेटस का इंडिकेशन है और ये हमारा जो है फिल्टर लाइफ इंडिकेशन है। ये इंडिकेशन जो है आपका यूवी का इंडिकेशन है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ये हॉट वाटर का इंडिकेशन है और उसके बाद हमारा ये जो है वार्म वाटर का इंडिकेशन है। उसके बाद यहाँ से आपका एम्बिएंट वाटर आएगा, कंटिन्यूस आप इससे ले सकते हैं। और ये जो है हमारा हॉट इंडिकेशन के समय ये रेड कलर में हो जाएगा और ये फिल्टर लाइफ रीसेट के समय काम आएगा। बीच का जो ये नोब है, ये नोब से हम एम्बिएंट वाटर ले सकते हैं। यदि कस्टमर के यहाँ लाइट नहीं है तो हम इससे एम्बिएंट वाटर को डिस्पेंस कर सकते हैं। इसको हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो हमारा पानी डिस्पेंस होगा और क्लॉकवाइज घुमा करके फिर से हम इसको बंद कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ये यहाँ पे देखिए एक आपको डॉट दिखाएगा। ये डॉट जो है जब भी आप मशीन में इसको फिट करेंगे तो डॉट ऊपर की तरफ स्ट्रेट होना चाहिए। आइए अब हम इस मॉडल का देखेंगे कि हम फिल्टर को एक्सेस कैसे करेंगे। जब भी आप मशीन पे जाएंगे तो फिल्टर को कैसे एक्सेस करना है। यहाँ पे देखिए हम ऊपर की तरफ पुल करेंगे ऐसे, उसके बाद फिर नीचे की तरफ थोड़ा सा स्लाइड करेंगे। यहाँ पे देखेंगे ये जो आपके पास 4 लॉक दिए हैं, जो 4 लॉक जो हैं यहाँ बॉडी के साथ में फिक्स होंगे ऊपर की तरफ से। नीचे की तरफ से आपका ये लॉक है, यहाँ पे देखेंगे ये लॉक जो है आपका, यहाँ पे देखिए ये लॉक आपका इसके माध्यम से नीचे की तरफ लॉक होगा। अब यहाँ पे आपके पास सारे फिल्टर आपको एक्सेस दिखाई देंगे। इसमें से आपका सेडिमेंट है, मेम्ब्रेन है, कार्बन है, एंटी स्केलेंट है, आपका यूएफ मेम्ब्रेन है, पोस्ट कार्बन है और मिनरल कार्टेज है। यहाँ पे आपको सारे फिल्टर्स यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। अगर हम इसका कभी भी इसको डिस्प्ले पीसीबी या इसका फ्रंट कवर ओपन करना है तो फ्रंट कवर कैसे ओपन करेंगे। फ्रंट कवर ओपन करने के लिए यहाँ टॉप में देखेंगे 2 स्क्रू यहाँ टॉप में होंगे। उसके बाद 2 स्क्रू यहाँ पे देखेंगे, ये 2 स्क्रू आपको यहाँ पे मिलेंगे और 2 स्क्रू आपको नीचे की साइड में मिलेंगे जो कि ये कॉर्नर पे हैं। ये 2 स्क्रू यहाँ पे मिलेंगे। तो उसके बाद ये ओपन करने के बाद हम इस नोब को ऊपर की तरफ पुल करेंगे, ऊपर की तरफ इसको खींचेंगे, ये नोब आपका निकल आएगा। ये देखिए आपका ये नोब ओपन हो गया। उसके बाद हम इस बॉडी को ऊपर की तरफ यहाँ से देखेंगे, ये आपका जो है आपका फ्रंट कवर ओपन हो गया। यहाँ पे देखेंगे ये आपका डिस्प्ले पीसीबी आपको दिखाई देगा। ये देखो आपका डिस्प्ले पीसीबी है। यहाँ पे देखेंगे ये जो हमारा फॉसेट है इसका नाम है CL-BX14 प्लास्टिक कार्टेज के नाम से आता है और जो यही हमारा फॉसेट जो है जिंगर मॉडल में भी यूज़ किया जाता है। ये हमारा डिस्प्ले पीसीबी है और यहाँ से हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ से हमारा ये मैनुअल के साथ में यहाँ से पानी डिस्पेंस होगा और आगे के लिए हम आपको USB के साथ जो है 1/2 का USB है, तो जो टच के माध्यम से USB 1/2 के माध्यम से हम पानी को यहाँ पे डिस्पेंस कर सकते हैं। पहला स्क्रू 2
3, 4 और 5। ये 5 स्क्रू खोल करके हम बैक कवर को ओपन करेंगे। आइए हम देखते हैं, ये हमारे 5 स्क्रू खुल गए हैं। हम अब बैक कवर को ओपन करेंगे। बैक कवर ओपन करने के बाद यहाँ पे देख लिए बैक कवर है, इसमें कोई भी वो ऐसा नहीं है कि जो स्पेयर लगे हों। ये अपने 4 बुश बने हुए हैं और ये यहाँ से हम इसको स्क्रू के माध्यम से खोलेंगे। ये पीसीबी को कवर करने के लिए बनाया गया है। ये पीसीबी को यहाँ पे कवर करेंगे। यहाँ पे देखिए, ये हमारा पीसीबी लगा हुआ है, हार्ड पीसीबी है। आगे आपने देखा था डिस्प्ले पीसीबी, और ये जो है हार्ट के लिए पीसीबी है, जो हार्ट फंक्शन के लिए काम करेगा। यहाँ पे आप देखेंगे हार्ट के लिए यहाँ पे हमारा ये हीटर लगाया गया है। 2200 वाट का हीटर है, स्टैंड हीटर, जो हमारा जिंगर हार्ट में लगता है, जो हमारा विक्टर में लगा हुआ है, सेम हीटर इसमें भी यूज़ किया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये एसबी हमारा है, यहाँ पे ये एसबी 3/8 का है, और ये इससे हमारा हॉट वाटर आएगा, इससे हमारा हॉट वाटर आएगा और यहाँ से हो करके, और ये पानी आपका आगे नोजल से डिस्पेंस होगा। उसके बाद यहाँ पे आपका 1/4 का एसबी है। उसके बाद ये 1/4 का एसबी है, और ऊपर का जो एसबी है ये 1/2 का एसबी है, जो नॉर्मल वाटर डिस्पेंसिंग के लिए लगाया गया है। नॉर्मल वाटर का डिस्पेंसिंग फ्लो यहाँ पे 2.5 लीटर पर मिनट के हिसाब से होगा, और हॉट वाटर का जो डिस्पेंसिंग है आपका 900 ml पर मिनट के हिसाब से होगा। यहाँ पे देखिए, हमारा बूस्टर पंप लगाया गया है। इसमें 2.5 एम्पियर का एसएमपीएस यूज़ किया गया है। इसमें 2.5 एम्पियर का एसएमपीएस यूज़ किया गया है। और उसके बाद यहाँ पे अगर हमको हैंग करना है, तो हैंग करने के लिए आपको बहुत सावधानी से हैंग करना है। यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है, इसी पे हैंग करना। जो 3 पट्टी है, 3 पट्टी के नीचे ही हमको यहाँ पे हैंग करना है। ये दोनों साइड में 3 पट्टी जो है उसके नीचे ही आप हैंग करना। ये आपको बहुत ज़रूरी से ध्यान देना है, कहीं दूसरी नहीं तो हमारा जो है यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी मशीन को गिरने की। इधर हम देखते हैं, यहाँ से हमारा पावर कोड गया है। ये पावर कोड है, पावर कोड की वायर है। यहाँ से आप देखेंगे, ये वायर आपका यहाँ पे देखेंगे एक कनेक्टर लगा हुआ है, ये कनेक्टर, और यहीं से हमारा ये आपको हीटर को भी सप्लाई जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप देखेंगे एसएमपीएस को भी सप्लाई, यहीं से देखेंगे एसएमपीएस को सप्लाई गई है। यहाँ से हीटर के लिए एक आपका डायरेक्ट वायर आपका हीटर में गया हुआ है, और दूसरा वायर जो है हमारा यहाँ पे देखेंगे, ये रेड वायर आ करके यहाँ पे पीसीबी में जाती है। ये पीसीबी में पीसीबी से ये आपका ब्लैक वायर आउटपुट करती है, और यहाँ पे आगे आ करके रेड वायर में कन्वर्ट हो करके यहाँ से हमारा ये हीटर में आती है। तो ये आपको ध्यान देना है। इसमें आपका 2 कनेक्टर हैं। एक तो आपका ये कनेक्टर है, जो आपका सिंपल कनेक्टर है 3 पिन का, जिसमें ब्लैक, ऑरेंज एंड रेड तार है। ऊपर जो है आपका हॉट वाटर के लिए जो हीटर में वायर जाएगी, एक ब्लैक और एक रेड वायर होगी। ये दोनों वायर आपका एसी वायर हैं। इस पोजीशन में कभी भी अगर आपको टच करना है तो बड़ा सावधानी से टच करना, क्योंकि इसमें एसी करंट आएगा। करंट के बारे में देखते हैं। ये हमारा 24 वोल्ट डीसी जो एसएमपीएस है, आउटपुट इसका 24 वोल्ट डीसी यहाँ से निकल के आएगा और यहाँ से कनेक्ट होगा। ये वायर जो है आपका डिस्प्ले पीसीबी में आया हुआ है। तो ये 4 स्क्रू खोल करके 1 2 3 4 ये 4 स्क्रू खोल करके हम इस डिस्प्ले पीसीबी को खोल देखते हैं। अभी हम इसका 4 स्क्रू के माध्यम से जो पीसीबी कसी गई थी उसको हमने खोल दिए हैं। खोल करके हम इधर आते हैं तो ये जो कनेक्टर है, ये ब्लैक एंड रेड तार वाला, ये 24 वोल्ट डीसी जो हमारा एसएमपीएस आउटपुट आ रहा था, ये उसका कनेक्टर है। यहाँ पे देखेंगे ये हमारा यूवी एलईडी मॉड्यूल का कनेक्टर है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से आपके पास पंप का वायर जाएगा, ये पंप के लिए है। ये आपका ब्लैक एंड रेड ये पंप का जाएगा। उसी पंप में से आपका एसपी के लिए भी वायर जाएगा। यहाँ से अगर हम देखते हैं, ये वाले वायर जो हैं, ये 2 वायर रेड एंड येलो, ये आपके पास हॉट एसबी के वायर हैं। और आपका ब्लू एंड आपका ऑरेंज जो है ये जाएगा एम्बिएंट एसबी में।
ये कनेक्टर आपका फ्लोट सेंसर का कनेक्टर है। इसमें डुअल मैग्नेट वाला सेंसर लगाया गया है जो हमारा जिंगर हार्ट में लगता है, डबल फ्लोट वाला। ये जो कनेक्टर है हमारा, यहाँ से हमारा सप्लाई जाती है हॉट वाटर पीसीबी में। आप यहाँ पे देखेंगे ये 3 वायर यहाँ पे आपके जो आए हुए हैं, ये आपका जो डिस्प्ले पीसीबी है, डिस्प्ले पीसीबी से हमारा यहाँ पे देखिए ये हॉट पीसीबी में आए हुए हैं। और यहाँ पे देखेंगे ये हमारा एनटीसी का वायर है। ये एनटीसी का वायर यहाँ पे देखिए ये हीटर के पास से आता है, ये एनटीसी का वायर। ये आपका हीटर ख़राब होगा तो ये इसी के माध्यम से हमारा हीटर फॉल्ट बताएगा। आइए अब हम देखते हैं टैंक लीड को कैसे ओपन करेंगे। टैंक लीड ओपन करने के लिए 2 स्क्रू खोलने हैं। एक स्क्रू ये है, एक स्क्रू ये खोलना है, दूसरा ये स्क्रू खोलना है। ये जैसे हमारा एलोरा मॉडल में था उसी स्क्रू खोलना है। सामने की तरफ देखेंगे ये आपके पास 2 लॉक दिए गए हैं। इस लॉक को हम ऊपर की तरफ उठाएंगे और यहाँ से कोशिश आपको टैंक लीड खोलने के लिए सबसे पहले हम जो टैंक का इनपुट वाला पाइप है, इस पाइप को हम डिस्कनेक्ट करेंगे। यहीं पे देखेंगे हमारा ये मैग्नेट का तार जो है, मैग्नेट फ्लोट सेंसर का तार यहाँ पे कसा हुआ है। अगर केवल आपको यूवी आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से 2 स्क्रू खोल करके आप यूवी को चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे एक लॉक इधर है और दूसरा लॉक इधर है, हम इस टैंक को भी ओपन कर सकते हैं। अब ये हमारा दोनों लॉक ओपन हो गए। दोनों लॉक ओपन होने के बाद हम देखेंगे यहाँ पे ये डुअल मैग्नेटिक फ्लोट सेंसर लगा हुआ है जो जिंगर हार्ट में लगता है। यहाँ पे हमारा यूवी लगा हुआ है, यहाँ से हमारा पानी जो है इनपुट करेगा। तो जब भी हमको देखना है तो ये कभी भी आपको कट आउट नहीं कर रहा तो आपको डायरेक्ट चेक करना, तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। ये हमारा स्टोरेज टैंक है, 7 लीटर का स्टोरेज टैंक है। यहाँ से मैनुअल पानी आपका आएगा और यहाँ से जो पानी आपका इंटर करेगा, यहाँ से वार्म वाटर और आपका हॉट वाटर देगा। और साथ में यहीं से अगर टच के माध्यम से पानी ले रहे हैं तो वार्म वाटर, हॉट वाटर और एम्बिएंट वाटर यहाँ से आएगा। मैनुअल के लिए यहाँ से आपका फॉसेट कसा गया है जो कि यहाँ से पानी हम इसको अब एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके पानी को ले सकते हैं। अभी हम लोग लॉटियार मॉडल पे आए हैं और यहाँ पे इशू है कि पानी नहीं आ रहा है और फ्रंट कवर लग नहीं रहा था। फ्रंट पैनल खोलने के लिए हमें यहाँ 2 नट होते हैं, इन दोनों नट को खोलना होगा। नीचे में इस साइड में एक नट है और एक नट यहाँ है, ये दोनों नट खोलना होगा। फ्रंट में ये 2 नट है, इन दोनों नट को खोलना होगा। अब इसको बस यहाँ से उठाएंगे और ये उठ जाएगा हमारा। उठाने के बाद डिस्प्ले पीसीबी दिखेगा आपको, जैसे कि ये 2 वायर छूटा हुआ था। अब ये वायर का कनेक्शन देखना होगा हमें। देखिए इसमें जो फिल्टर्स हैं, सेडिमेंट, कार्बन, एंटी एक्सफोलेंट, मेम्ब्रेन है ना, और ये आपका 3-in-1 कार्टेज है, मतलब मिनरल, कॉपर और अल्कलाइन तीनों कार्टेज इसी में, ठीक है। हाँ, उसके बाद ये आपका यूएफ हो गया। ये फ्लो सेंसर है या ये टीडीएस, ये आपका फ्लो नाप के दे रहा है। उसके बाद ये पीसीबी है। इस पीसीबी का काम सिर्फ और सिर्फ टच का काम करना, प्लस में इंडिकेशन का काम करना, ठीक है। उसके बाद एक और पीसीबी पीछे साइड में, ये बैक साइड खोलिए। बैक साइड खोलने के लिए एक नट यहाँ है, 2 नट यहाँ है और 2 नट यहाँ है। ऑन हो गया।
अब देखिए क्या इंडिकेट कर रहा है अब ये। मोबाइल वाला चेक कर दीजिए। पानी गिर रहा है ना, पानी बना रहा है, ये आपका इंडिकेट कर रहा है। यहाँ इंडिकेशन देखिए, ये वाईफाई कनेक्शन का है, मतलब मोबाइल से जब कनेक्ट होगा उसका। उसके बाद राइट साइड में देखते हैं ये प्यूरिफिकेशन है, ये टैंक का स्टेटस बताएगा। चलो पूरा सर नहीं, क्योंकि तुम ही स्टोर ये- करते हो सबसे आगे बच्चे। ये आपका फिल्टर लैब बताएगा, ये यूवी का कनेक्शन बता रहा है आपको, ठीक है। अब ये सेटिंग का बटन है, ये पानी गिराएगा कंटिन्यूअस, वो बोतल में, एक गिलास ये में और गिलास ये बोतल में और ये बोतल में, ठीक है। सारा वर्किंग में है। इन केस मान लीजिए लाइन कट गया है तो फिर ये डायल से पानी गिरेगा, ठीक है। हम हर दिन यही पीते हैं, लेकिन क्या आपको पता भी है आपकी हर एक घूंट में लाखों खतरनाक चीजें छुपी हुई है। लेकिन एक छोटी सी मशीन चुन चुन के इन चीजों को बाहर निकाल सकती है, हमारे घर में लगा वाटर प्यूरीफायर। एक्चुअल में देखा जाए तो वाटर प्यूरीफायर पानी साफ करने की मशीन नहीं बल्कि एक हाई प्रेशर मशीन है। इसके अंदर लगा छोटा सा इलेक्ट्रिक पंप 100 से 150 psi तक का प्रेशर जनरेट करता है। कंपैरिजन के लिए हमारी कार के टायर में 30 to 40 psi का प्रेशर होता है। इसका रीजन सिंपल है, वाटर प्यूरीफायर केमिकल नहीं बल्कि मैकेनिकल प्रोसेस से पानी को क्लीन करता है। यह पानी से खराब ही नहीं बल्कि कई बार अच्छी चीजें भी अलग कर देता है, लेकिन खुद से कोई भी केमिकल ऐड नहीं करता है। और जो लोग ऐसा सोचते हैं कि बारिश का पानी साफ होता है और मिनरल से भरपूर होता है, तो थोड़ा रुकिए, आगे हम इसको साइंटिफिक फैक्ट के साथ में वेरीफाई करेंगे। वाटर प्यूरीफायर का सबसे पहला सेडिमेंट फिल्टर होता है। इसका टेक्निकल नाम आप देख सकते हो, जिसके अंदर कुछ इस टाइप का एक रोल होता है जो पॉलीप्रोपिलीन का बना होता है। यह एक फूड ग्रेड प्लास्टिक है जो सेफ भी है और नॉन टॉक्सिक भी है। अगर हम इसकी एक लेयर को ओपन करके देखें तो इसके अंदर बहुत छोटे छोटे पोर होते हैं जिनकी साइज 5 to 20 माइक्रोन होती है। कंपैरिजन के लिए हमारे बाल की मोटाई करीब 70 माइक्रोन होती है। इसलिए घरों में जनरली 5 माइक्रोन सैंड फिल्टर यूज किया जाता है, क्योंकि डस्ट पार्टिकल की साइज लगभग 10 माइक्रोन तक होती है। यह फिल्टर धूल, मिट्टी और प्लास्टिक के छोटे टुकड़ों को रोक लेता है। लेकिन बैक्टीरिया की साइज 0.2 माइक्रोन होती है, जो इससे आसानी से आगे निकल जाते हैं। इसका फिजिकल सेटअप सिंपल होता है। पानी बाहर से कुछ इस तरीके से अंदर आता है, जहां धूल मिट्टी बाहर ही रुक जाते हैं और साफ पानी पोर से होकर अंदर ट्यूब में जमा होता है, जहां से आगे जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस स्टेज पर भी पानी का TDS 1000 या उससे ज्यादा हो सकता है। TDS क्या होता है और यह क्यों इम्पोर्टेंट है, इसे हम थोड़ी देर में डिटेल से समझेंगे। कप के एरिया का TDS कितना है। तो सबसे पहले एक छोटा सा काम कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वाटर प्यूरीफायर में मेम्ब्रेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, तो उसकी सेफ्टी जरूरी है। इसलिए बड़े डस्ट पार्टिकल को पहले ही रोक लिया जाता है, वरना मेम्ब्रेन तो इन सबको एक साथ में ही क्लियर कर सकती है। दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है प्री कार्बन फिल्टर। यह भी एक कार्ट्रिज में लगा रहता है, लेकिन असल में यह कोकोनट सेल या लकड़ी से बना एक्टिवेटेड कार्बन होता है, जिसमें छोटे छोटे ग्रेन्स को ऐसे सेट किया जाता है। कोकोनट सेल को ऑक्सीजन की एब्सेंस में हाई टेम्परेचर पर हीट किया जाता है ताकि वह जले नहीं और कार्बन एक्टिवेट हो सके। जब कार्बन एक्टिवेट होता है तो इसके अंदर हजारों छोटे छोटे होल्स और टनल बन जाते हैं। सिर्फ 1 ग्राम एक्टिवेटेड कार्बन के अंदर मौजूद इन टनल्स का टोटल सरफेस एरिया 800 से 1200 स्क्वायर मीटर हो सकता है, लगभग 1 क्रिकेट पिच जितना बड़ा। एक्टिवेटेड कार्बन एक माइक्रोस्कोपिक अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट करता है, जिसे वंडरवॉल फोर्स कहते हैं। जैसे बंद कमरे में रखे फर्नीचर पर डस्ट अपने आप चिपक जाती है, वैसे ही जब पानी कार्बन की टनल से गुजरता है तो ऑर्गेनिक केमिकल, पेस्टिसाइड, ह्यूमिक सब्सटेंस, बैड स्मेल और सबसे इंपॉर्टेंट क्लोरीन के मॉलिक्यूल कार्बन के अंदर ट्रैप हो जाते हैं। क्लोरीन म्युनिसिपल वाटर में जानबूझकर ऐड की जाती है ताकि पानी खराब न हो। नॉर्मल मात्रा में यह ह्यूमन बॉडी के लिए ज्यादा हार्मफुल नहीं है, लेकिन आरओ मेम्ब्रेन जो थिन फिल्म कंपोजिट पॉलीमाइड की बनी होती है, यह क्लोरीन के लिए बहुत सेंसिटिव होती है। क्लोरीन मेम्ब्रेन को केमिकली डैमेज कर सकती है, इसलिए प्री कार्बन फिल्टर का सबसे बड़ा काम क्लोरीन को पहले ही रिमूव करना होता है। इसके आगे कार्बन ब्लॉक एक और फिल्टर होता है। इसको कोकोनट सेल के एक्टिवेटेड कार्बन का बारीक पाउडर बनाकर कार्टेज में सेट किया जाता है। यह भी क्लोरीन और इम्प्योरिटीज को फाइनल तरीके से एब्जॉर्ब करता है।
अब तक पानी से ज्यादातर इम्प्योरिटीज अलग हो चुकी है, लेकिन कार्बन फिल्टर के बाद में बची हुई इम्प्योरिटीज को रिमूव करना काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इस स्टेज पर पानी आता है एंटी स्केलेंट फिल्टर के पास में। यह कोई फिल्टर नहीं होता, इसको हम थोड़ा आगे समझेंगे। पानी यहाँ से बूस्टर पंप में जाता है, क्योंकि आरओ मेम्ब्रेन लगभग 15 बार यानी अप टू 220 psi के प्रेशर पर काम करती है, और इतना प्रेशर बूस्टर पंप ही जनरेट कर सकता है। यह पंप सेंट्रीफ्यूगल पंप से बिल्कुल अलग होता है। सबसे पहले पानी इस चेंबर में एंटर करता है और कलेक्ट होता है। इस चेंबर के नीचे वॉल हाउसिंग लगी रहती है। वॉल हाउसिंग के ऊपर होल्स बने रहते हैं और पीछे की तरफ रबर लाइक फ्लेक्सिबल PTFE वोल्स लगे रहते हैं। जब वोल थोड़ा सा नीचे की तरफ पुल होता है तो यह होल से दूर हट जाता है और पानी नीचे फ्लो करने लगता है। अब सवाल आता है कि वोल को पुल करेगा कौन? तो फिर वोल हाउसिंग के नीचे एक और असेंबली होती है, जहां पर 3 पिस्टन डायफ्राम पर अपने अपने अलग अलग चेंबर में लगे रहते हैं। पिस्टन कुछ इस तरीके से मूव करता है। जब वोल हाउसिंग डायफ्राम के ऊपर कुछ इस तरीके से अच्छे से सेट हो जाती है, और जब पिस्टन पीछे जाता है तो वह वैक्यूम क्रिएट करता है, जिससे वोल भी पीछे जाता है और यह होल ओपन हो जाते हैं और पानी अंदर चला जाता है। यह ठीक एक सिरिंज की तरह काम करता है। जब यह चेंबर पानी से फुल हो जाता है और पिस्टन वापस ऊपर जाएगा तो अब वोल के ऊपर बाहर की साइड में फोर्स लगेगा, जिससे यह सभी होल टाइटली बंद हो जाएंगे। तो फिर अब पानी के लिए एक नया रास्ता खुलता है। पिस्टन के प्रेशर से यह वाला सेंट्रल वोल बाहर की साइड में खुल जाता है और हाई प्रेशर पानी इधर से बाहर निकल जाता है और आगे मेम्ब्रेन की तरफ जाता है। यह एक अलग टाइप का पंप है। इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ। मान लो यह सिरिंज है, लेकिन इसमें एक की जगह 2 ओपनिंग है, एक इनलेट और एक आउटलेट। जो इनलेट साइड है इसमें वोल को अंदर की तरफ लगाते हैं और आउटलेट साइड में वोल को बाहर की साइड में लगाते हैं। जब हम पिस्टन को पीछे की तरफ खींचेंगे तो वैक्यूम क्रिएट होगा और इनलेट वोल पर अंदर की तरफ फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से अंदर की तरफ यह वोल ओपन हो जाएगा। लेकिन आउटलेट वाल अंदर की तरफ वैक्यूम की वजह से और ज्यादा टाइट हो जाएगा, क्योंकि वह बाहर की साइड में खुलता है। अब जब पिस्टन को वापस फोर्स लगाएंगे तो इनलेट वाल पर फोर्स लगेगा तो वह मजबूती से बंद होगा और आउटलेट वाल बाहर की साइड में ओपन हो जाएगा। ठीक सेम ऐसा ही पंप काम करता है। पंप के नीचे लगी ड्राइव असेंबली को मोटर से पावर मिलती है। मोटर के रोटेशन से यह असेंबली अप डाउन वाइब्रेट करती है, जिसका फोर्स डायफ्राम और पिस्टन तक पहुंचता है। इस कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट से पानी को हाई प्रेशर पर मेम्ब्रेन तक पुश किया जाता है। मेम्ब्रेन एक तरीके से रोल शेप में बनी होती है और एक्चुअल में फिल्टरिंग का काम यही करती है। सबसे ऊपर पॉलीमाइड की लेयर होती है और इस लेयर के अंदर 0.0001 माइक्रोन या 0.1 नैनोमीटर साइज के पोर होते हैं। पंप के हाई प्रेशर की वजह से इस लेयर को सपोर्ट देना जरूरी है, तो इसके नीचे पॉलीसल्फोन की लेयर लगी रहती है और इसके नीचे पॉलिस्टर लेयर पूरे स्ट्रक्चर को सपोर्ट करती है। अब यह मेम्ब्रेन की एक लीफ है। इसके पोर की साइज इतनी छोटी है कि हाई प्रेशर के बिना पानी इससे पास होगा ही नहीं, और यदि पानी इससे पास हुआ तो वायरस, बैक्टीरिया, हेवी मेटल्स जैसे सोल्ट, लेड, आर्सेनिक, आयरन, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, माइक्रोप्लास्टिक, इसके अलावा मिनरल्स जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, इन सब को यह रोक देती है। सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल को पास होने देती है और इसी को पानी का TDS बोलते हैं कि पानी में कितने सॉलिड घुले हुए हैं। जितने ज्यादा उतना पानी का TDS ज्यादा। अब ध्यान से सुनना, कई बड़े शहरों में म्युनिसिपल पानी का TDS भले ही 100 के आसपास हो, लेकिन फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी की वजह से इंडिया के कई अर्बन और सेमी अर्बन इलाकों में ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन एक गंभीर समस्या बन चुकी है, जहां पानी में हार्मफुल केमिकल और हेवी मेटल्स पाए गए हैं। तो थोड़ा इससे अवेयर रहें। क्या आपको पता है आपके शहर के ग्राउंड वाटर की क्या पोजीशन है? कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखना। इस लीप को कुछ ऐसे फोल्ड करते हैं, बीच में फीड स्पेसर यानी एक प्लास्टिक की नेट को डालते हैं। यह नेट बेसिकली पंप के हाई प्रेशर पानी को पाथ प्रोवाइड करवाती है फ्लो करने के लिए। जब क्लीन वाटर मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ऊपर आएगा तो इसको कलेक्ट करने के लिए एक और नेट लगाते हैं, परमिएट कैरियर। यह बेसिकली पानी को रास्ता देता है। इसके 3 साइड में ग्लू लगा देते हैं और ऊपर से फिर से एक मेम्ब्रेन लीप चिपकाकर पैक कर देते हैं, तो जो भी साफ पानी होगा वह सिर्फ एक ही साइड में जाएगा। और इधर की साइड में एक ट्यूब लगा देते हैं जिसमें साफ पानी कलेक्ट होता रहेगा। अब इस मेम्ब्रेन का रोल बनाते हैं
तो जो हाई प्रेशर गंदा पानी पंप से आता है वह फीड स्पेसर से फ्लो करता है, लेकिन हाई प्रेशर की वजह से पानी मेम्ब्रेन को क्रॉस करके परमिएट कैरियर के थ्रू सेंटर ट्यूब में कलेक्ट होता जाता है, जिसको आगे यूवी चेंबर में भेजा जाता है। सिर्फ 20 to 30% पानी मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाता है, बाकी 70% पानी वेस्ट निकल जाता है। और यदि पानी का टीडीएस ज्यादा हुआ तो पानी क्लीन होने का परसेंटेज और भी कम हो जाता है। मेम्ब्रेन के आउटपुट में 2 आउटलेट होते हैं, एक में साफ पानी जाता है और एक से खराब पानी बाहर निकल जाता है। लेकिन थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर डालो, जिस आउटलेट वाल से खराब पानी निकल रहा है, यदि उस पानी को हम रोकेंगे नहीं तो फिर पंप का हाई प्रेशर सीधा ही इधर से निकल जाएगा, मेम्ब्रेन पर प्रेशर लगेगा ही नहीं। तो फिर जिधर से खराब पानी निकलता है वहां पर फ्लो रिस्ट्रिक्टर लगा रहता है। बेसिकली इससे थोड़ा थोड़ा पानी पास होता है और मैक्सिमम प्रेशर मेम्ब्रेन पर ही लगता है। यदि आपने थोड़ा सा अपना दिमाग को यूज में लिया हो तो एक क्वेश्चन माइंड में जरूर से आया होगा कि मेम्ब्रेन से पहले हमने सैंड फिल्टर, कार्बन फिल्टर क्यों लगाए? जब मेम्ब्रेन एक ही साथ में इन सबको क्लियर कर देती है तो उन सब की जरूरत ही क्या है? एक्चुअल में वाटर प्यूरिफायर में मेम्ब्रेन और बूस्टर पंप 2 मेन कंपोनेंट होते हैं और वाटर प्यूरिफायर की लगभग कॉस्ट इन्हीं से निकल कर आती है। तो इनको सेफ रखना ज्यादा जरूरी है। हम बार बार मेम्ब्रेन को नहीं बदल सकते, लेकिन सिर्फ 200 से 400 का सैंड फिल्टर हम आसानी से बदल सकते हैं। अभी ऊपर हमने देखा था जब मेम्ब्रेन पानी को क्लीन कर रही थी, उसने गंदगी के साथ में मिनरल्स को भी अलग कर दिया, जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम। और कई बार यह मिनरल्स मेम्ब्रेन की लेयर के ऊपर ही बाहर बैठे रहते हैं और एक स्ट्रॉन्ग लेयर बना लेते हैं पत्थर जैसी, जिससे मेम्ब्रेन के पोर्स ब्लॉक होते जाते हैं। तो इससे बचने के लिए बूस्टर पंप से पहले एंटी स्केलेंट फिल्टर लगाते हैं। यह बेसिकली कुछ भी फिल्टर नहीं करता है, यह इन मिनरल्स को ही मैनेज करता है। मिनरल्स के ऊपर एक ऐसी स्लिपरी लेयर चढ़ा देता है जिससे मिनरल मेम्ब्रेन के चारों तरफ इकट्ठा न होकर स्लिप होकर बाहर निकल जाते हैं। अब मेम्ब्रेन के आगे यूवी चेंबर होता है जहां पर 254 नैनोमीटर वेवलेंथ का यूवी लैंप जलता है। यह चेंबर कंप्लीटली पैक होता है क्योंकि यूवी लाइट हमारी आंखों के लिए बहुत खतरनाक है। यदि हमने इसको देखा तो हम अंधे भी हो सकते हैं। बेसिकली यह बैक्टीरिया, वायरस और उनके डीएनए को खत्म करने का काम करता है। लेकिन आप फिर से सोच सकते हो कि जब मेम्ब्रेन ने इन सबको आने ही नहीं दिया तो इसमें बैक्टीरिया और वायरस कैसे आगे आ सकते हैं? तो एक्चुअल में मेम्ब्रेन वायरस और बैक्टीरिया को मारती नहीं है, बस उनको अंदर नहीं आने देती, जिसकी वजह से उनका डीएनए और प्रोटीन डीएक्टिवेट नहीं होता है। और कुछ बैक्टीरिया और वायरस मेम्ब्रेन के चारों तरफ ही बैठे रहते हैं। तो यह जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके डीएनए को ब्रेक करने का काम यूवी चेंबर में होता है। फिर यहाँ से आगे एक और अल्ट्रा फिल्टर लगा सकते हैं जो बचे हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी अलग कर देता है, लेकिन यह भी ऑप्शनल है। अब एक बहुत बड़ा गेम चलता है, थोड़ा ध्यान से समझना। मेम्ब्रेन पानी में से सब कुछ जो घुले मिले हुए हैं उनको अलग कर देती है, जिसकी वजह से टीडीएस अपने आप डाउन आने लगता है। मेम्ब्रेन से जो पानी निकलता है उसका टीडीएस 10 से 15 तक होता है। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे वाटर प्यूरिफायर ने टीडीएस को बहुत ज्यादा डाउन कर दिया, जिसका मतलब है इसमें से सारे मिनरल्स निकल गए। तो वह एक ऐसा वाटर प्यूरिफायर लाते हैं जिसका टीडीएस वह मैन्युअली मेंटेन कर सके, और यह बात कंपनियां अच्छे से समझती है। तो कंपनी क्या करती है, कार्बन फिल्टर से पानी का एक टेप निकालती है और यूवी फिल्टर से पहले उसको वापस कनेक्ट कर देती है। तो कुछ पानी सीधा फिल्टर हुए बिना ही टैंक में आने लगता है, जिससे पानी का टीडीएस वह अपनी इच्छा से बढ़ा लेते हैं और बहुत खुश होते हैं कि हमने मिनरल्स बचा लिए। तो एक्चुअल में वह खराब पानी ही पी रहे हैं। वायरस, बैक्टीरिया साफ पानी के टैंक में आ जाते हैं और वह बैक्टीरिया अपने आप को बहुत हाई स्पीड में मल्टीप्लाई करते हैं। पर मान लो यूवी लैंप ने वायरस, बैक्टीरिया को खत्म कर भी दिया तो जो भयंकर केमिकल मेम्ब्रेन ने अलग किए थे वह तो टैंक में आ ही जाएंगे। तो इस मैनुअल टीडीएस एडजस्टर से दूर रहें। लेकिन कुछ लोगों को यह भी भ्रम है कि हम बारिश का पानी पिएंगे तो वह अमृत जैसा है, लेकिन ऐसा नहीं है। बारिश का पानी इवेपोरेशन प्रोसेस से गर्म होता है और भाप बनकर क्लीन होता है, और इस क्लीनिंग में भी बहुत सारे मिनरल्स, बैक्टीरिया, सब कुछ गंदगी वहीं पर रह जाती है। बारिश का पानी भी मिनरल फ्री पानी होता है। बारिश के पानी में और वाटर प्यूरिफायर के पानी में कोई फर्क नहीं है। लेकिन बारिश का पानी गंदा होने के चांस ज्यादा रहते हैं क्योंकि हवा में बहुत सारा पोल्यूशन है आज के टाइम में, और पानी जमीन पर गिरा तो जमीन ऑलरेडी आज के टाइम में पेस्टिसाइड और बहुत सारे पोल्यूटेंट की वजह से पोल्यूट हो चुकी है। लेकिन डोंट वरी, मिनरल्स के पीछे ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है। हम और भी बहुत सारी चीजें खाते हैं, फल, फ्रूट, सब्जियां, तो उनसे भी सफिशिएंट मिनरल्स की पूर्ति हो जाती है। और फास्ट फूड के पीछे भागने वाले लोग पानी में मिनरल्स को न ढूंढे। कुछ कंपनियां भी वाटर प्यूरिफायर में मिनरल बॉक्स
ऐड करते हैं जो पानी साफ होने के बाद में मिनरल्स को ऐड करता है, लेकिन ब्रांडेड कंपनी के आरओ में ही आप इस पर भरोसा कर सकते हो। चीप आरओ मार्केट में जो मिलते हैं उनमें मिनरल बॉक्स जरूर से होता है, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं होता है। यदि वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी जरूर से कमेंट बॉक्स में बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्यूचर और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए। थैंक यू।